हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो हम कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 2। आज हम करने वाले हैं सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, क्लास नंबर 5। ओके, 4 क्लासेस हो चुकी हैं, आज है क्लास नंबर 5 और आपकी यूनिट 1 भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, या फिर अगर आपका एमएड वगैरह के में भी लोगों को ये सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के टॉपिक्स होते हैं, तो जो भी टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट उसी के अकॉर्डिंग भी मिलता है। ठीक है, तो आज करने वाले हैं यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि इस पूरे चैनल पर मैं आपको कानपुर यूनिवर्सिटी से जो बीएड कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन कराती हूँ। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 ऑल सेमेस्टर्स की प्रिपरेशन वीडियोज़ मैं आपको कराती हूँ। और जो लोग इन पीडीएफ्स को नोट्स के रूप में जानते हैं तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर नंबर ये लिखा है 7208053840 पर मैसेज करके पीडीएफ नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने परचेज भी कर लिया है और सेम कंटेंट जब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपके लिए चीज़ें याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो भी परचेस करना चाहें वो परचेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको क्लास यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि इससे इस चैनल की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ते हैं तो फिर मुझे भी एक मोटिवेशन और इनकरेजमेंट आता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हम लोग करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, ये टॉपिक तो नया नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स नहीं भी पढ़े हैं अपने ग्रेजुएशन में, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं अपने जो 12th तक का आप करते हैं, SST पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें पढ़ी होती हैं। ठीक है, 10 12 तक में। चलिए, लेकिन आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है तो हम यहाँ पर आप अपने सब्जेक्टिव कंटेंट को कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टॉपिक आता है आपका प्रियम्बल, मीन्स प्रस्तावना कैसे है। ठीक है, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ इट्स अथॉरिटी। ठीक है, तो एक लाइन में अगर हम डिफाइन करेंगे कि प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या प्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इंडिकेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि अथॉरिटी किसकी है और क्या प्रिंसिपल्स हैं। It was adopted on 26 November 1949 by the Constituent Assembly and came into effect on 26 January 1950। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को हम सेलिब्रेट करते हैं इन एज अ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। हम सभी जानते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अभी आने भी वाला है, दिसंबर आ गया है जनवरी में। ओके, सो उस दिन बेसिकली क्या हुआ था, जो हमारा संविधान है वो बन के कब अडॉप्ट किस दिन हो गया था, 29 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट हो गया था, बट 26 जनवरी 1950 से उसको हम मनाते हैं। ओके, हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी कि ये नोट्स सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के ही हैं मेरे पास। बहुत सारी हिंदी मीडियम वाले भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो सॉरी अभी नहीं अवेलेबल है, बट मैं कोशिश करूँगी कि सेमेस्टर 2 में आपको हिंदी में भी नोट्स प्रोवाइड करवा पाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया, अगर आपको एज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है तो पहले इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि व्हाट इज प्रियम्बल, की इंट्रोडक्शन क्या है। नाउ कमिंग कॉन्स्टिट्यूशन की, नाउ कमिंग टू द, अब हमारा प्रियम्बल एग्जैक्ट क्या होता है, हमें उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। जैसा प्रियम्बल आप सबने बुक्स जो NCERT की बुक्स होती है उसमें ये लिखा भी रहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, of expression, belief, faith, worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all। ओके, तो ये हमें सबको पता ही है, ये प्रियम्बल है, एज इट इज लिखा रहता है। फर्टर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, सोवेरियन, सोशलिस्ट, ये सब अभी आगे आपको पूरा इसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो ये एक तरह का प्रियम्बल जो है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है बुक है उसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि
गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना। तो दिस मीन्स ये हमारा हम अपने ये भारत के सभी लोगों की तरफ से ये कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं वो देखना है। एज ओरिजिनल इनैक्टेड द प्रियम्बल डिस्क्राइब द स्टेट एज ए सोवेरियन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो जब इनिशियली जब ये बना था हमारा प्रियम्बल, उस समय 3 ही वर्ड्स थे, सोवेरियन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवेरियन मतलब कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई बाहर से उसके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतंत्र है यहाँ पर, हम सबको पता है। रिपब्लिक का मतलब है कि पब्लिक इंटरेस्ट की बातचीत यहाँ पर होगी। ये 3 चीज़ें थी, पब्लिक की वेलफेयर की ही यहाँ पर चीज़ें नियम उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो हो गया, टू विच द टर्म सेकुलर एंड सोशलिस्ट वॉज लेटर पास्ड बाई कैपिटिव पार्लियामेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन द 42nd अमेंडमेंट। तो ये आपको समझना है यहाँ पर कि जो संविधान का 42वां संशोधन हुआ था, 42 अमेंडमेंट हुआ था, सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर्ड जो है वो उस समय संविधान में ऐड किए गए थे 42 अमेंडमेंट में। ठीक है, इनिशियली सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं थे। The preamble was amended only once on 18 December 1976 with the most of opposition being jailed during the emergency in India। ठीक है, तो इस समय 1976 में जब इंदिरा गांधी का सरकार थी, उस समय इमरजेंसी जब लागू हो गई थी, तो उसी समय इन जो है यहाँ पर संविधान में 18 दिसंबर 1976 को 42 अमेंडमेंट हुआ और सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड भी उसमें ऐड किए गए। द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पुश थ्रू सेवरल चेंजेस इन 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड बिटवीन द वर्ड्स सोवेरियन एंड डेमोक्रेटिक एंड द वर्ड यूनिटी ऑफ नेशन वर चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ नेशन की जगह यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी है। एकता के साथ हमें सभी को साथ में लगना है, इंटीग्रेट करके चलना है, सबको जोड़ के चलना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा प्रियम्बल के बारे में डिस्कशन। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड एम ऑफ एजुकेशन। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ये पूरे नोट्स अकॉर्डिंग टू जो आपका सिलेबस दिया यूनिट वाइज वैसे ही प्रिपेयर्ड हैं और क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। मैं जो प्रीवियस ईयर दे रही हूँ, जिन्होंने नोट्स परचेस किया है और जिन्होंने नहीं परचेस किया है, मैं प्रीवियस ईयर भी अभी आगे सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड एम ऑफ एजुकेशन। चलिए देखते हैं। द एम कॉन्स्टिट्यूशन लेज द फाउंडेशन ऑफ जस्ट डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव सोसाइटी एंड एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन एक्चुअलाइजिंग इट्स वैल्यूज। ठीक है, तो जस्टिस जहाँ पे न्यायपूर्ण एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या किसकी चीज़ की फाउंडेशन है? न्यायपूर्ण, लोकतंत्र, इंक्लूसिव सोसाइटी मीन्स सबको एक साथ लेकर चलने की, और इसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। The aim of education as envisioned by the Constitution is not merely academic or vocational, but holistic and value-oriented, aimed to nurturing responsible, ethical and socially conscious citizen। तो समझ में आ गया कि एजुकेशन का एम सिर्फ ये नहीं था कि बच्चों को एकेडमिकली पढ़ा लिखा के और उनको रोजगार दिला दीजिए। उनका वैल्यू ओरिएंटेड भी उनको साथ में बनाना उसका पर्पस होता है कि वो एज ए गुड सिटीजन भी बन के वो तैयार हों, एथिकली भी उनको और सोशली भी उनको कॉन्शियसली डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन। ठीक है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द कोर वैल्यूज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी विच मस्ट बी एम्बेडेड इन द एम्स एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो हमें समझ में आ गया कि इसमें जो कोर वैल्यूज हैं प्रियम्बल की, उनको हमें अपनी एजुकेशन प्रोसेस के थ्रू बच्चों को उनके बारे में बताना है और सिखाना है। चलिए, अब एक एक करके जो आपने ये सारे वर्ड्स पढ़े हैं उनको यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1 इज सोवेरियन। सोवेरियन का मीनिंग क्या होता है? इंडिया इज अ सेल्फ गवर्निंग एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट नेशन। ओके, खुद हमारी सरकार है और हम इंडिपेंडेंट हैं। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? जब 1947 में देश अपना आज़ाद हुआ, उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल चीज़ें आई। तो ये वहाँ पर तब यहाँ पर ये क्लियर हो गया था कि जो है वो सेल्फ गवर्निंग है, इंडिपेंडेंट नेशन है। इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल और इंटरफेरेंस इन इट्स इंटरनल अफेयर्स। कोई भी बाहर से वो स्वतंत्र है और कोई भी बाहर का कंट्रोल नहीं है हमारे इंटरनल मैटर्स पर। ऑल डिसीजंस आर मेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो भी डिसीजंस हैं वो जो हम लोग इलेक्शन के थ्रू जो कैंडिडेट चुन के आता है और फिर सरकार बनती है वही लेगा फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, और सिंस हम ही लोग उनको चुन के भेजते हैं, दिस मीन्स कहीं ना कहीं उनके डिसीजंस में हम भी इनडायरेक्टली शामिल हैं।
क्योंकि हम जिस पार्टी के एजेंडा को अच्छा मान रहे हैं, हम उसी को वोट करते हैं जाके। तो वो इसका मतलब इनडायरेक्टली वी आर सेलेक्टिंग व्हाट कुड बी द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। ठीक है, तो वी आर सपोर्टिंग दिस। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया एम्स टू रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। अब सिंस आफ्टर इंडिपेंडेंस तो यहाँ पर बहुत देखिए कितना शोषण हुआ था पहले के ज़माने में, कि एक इनइक्वलिटी तो थी ही, गरीब अमीर, छुआछूत और नीची जाति ऊंची जाति, लोअर कास्ट अपर कास्ट, ये सब कितना ज़्यादा उस समय का फैला हुआ था कि वो जो है। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या है? एक ऐसा सोशलिस्ट है जहाँ पर इस तरह की इनइक्वलिटी को नहीं माना जाएगा, चाहे इनकम वाइज चाहे वेल्थ वाइज। ठीक है, सबको एक आपको लेकर आना है। इसीलिए उससे कितना सारा जो आपका बजट है वो गरीब कल्याण के लिए, इस तरह के लोगों के लिए रिजर्व किया जाता है कि उनको किसी ना किसी तरीके से आगे लेकर आया जाए। क्योंकि देश की तरक्की तो तभी हो सकती है, देश का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब उसका हर एक नागरिक जो है सक्षम हो, सपोर्ट करे देश के डेवलपमेंट में, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कोई एक दो तबका तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बाकी जो की है, तो एग्जैक्टली जो है उसी चीज को सोशलिस्ट को उसमें जोड़ा गया इस प्रेम्बल में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इट प्रमोट्स सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योरिंग बेसिक नीड्स फॉर ऑल, बेसिक नीड्स फॉर ऑल। अब देखिए, जैसा कि हम सभी को जानते हैं कि बेसिक नीड्स तो सबके लिए हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कैसे खरीदेंगे? दैट इज वाई फिर उनको जो है वहां पर बहुत सारी नई नई सुविधाएं दी गई, कोई इनको फ्री चीजें दी गई, रिजर्वेशन करके उनको आगे लाया गया, CST। और इसी तरह से रिजर्वेशन का भी तभी चलन हुआ कि भाई अगर हम इक्वेलिटी हम कैसे करेंगे, हम किसी को एक दूसरे का समान कैसे कह सकते हैं जब किसी के पास संसाधन ही नहीं है और किसी के पास ढेर सारे संसाधन है। तो उनको आने के लिए वहां पर उनको रिजर्वेशन दिया गया, तो वो भी एक काइंड ऑफ उसी का पार्ट है। रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल सोसाइटी, नॉट जस्ट अ फ्यू। तो कुछ लोगों के लिए ये जो इंडिया का पूरा रिसोर्स है, ये कि सिर्फ एक कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, पूरी सोसाइटी को इससे बेनिफिट होना चाहिए। सेकुलर इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वल। तो ये हम सबको अच्छे से पता है कि सेकुलर का मतलब क्या होता है, कि इंडिया का एज ए कंट्री उसका कोई धर्म नहीं है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि इस्लामिक कंट्री, ठीक है, तो वैसा इंडिया का कोई धर्म नहीं है। इंडिया के लिए सारे रिलीजन एक ही हैं, वो सबको एक ही तरह ट्रीट करेंगे। क्योंकि देखिए, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब तक यहाँ पर क्रिश्चियंस भी रहते थे, मुस्लिम्स भी थे, सब पार्ट हो गए थे। सैकड़ों सालों से अगर जो यहीं पर पैदा हुआ, उनके जनरेशन के जनरेशन यहीं पर हैं, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि वो नहीं, वो हमारा नहीं है। अब वो सब एक हम हो गए, रिलीजन एक हो गया, इक्वलेशन। ठीक है, तो सिटीजन हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रीच एंड फॉलो एनी रिलीजन। तो सिटीजन जो इसके नागरिक हैं वो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और किसी की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। सर्वधर्म समभाव की भावना इस, और हम लोग इसीलिए कर पाए क्योंकि हमारे जो धर्म था उसमें यही था, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों में समानता, एकता हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ को कर पाए और आज तक चलता है कि क्योंकि इंडिया ऑलरेडी सिर्फ धर्मों के मामले में नहीं, स्टेट में भी काफ़ी अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशंस हैं यहाँ पर, तो एक डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा। इसलिए इस तरीके की चीज़ों को संविधान में ऐड करना बहुत ही ज़रूरी था। अदरवाइज फिर से अपने अगर इंटरनल ही डिस्प्यूट हो जाएगी, इंटरनली डिस्प्यूट के वजह से ही इतनी बार बाहर से लोगों ने आके आक्रमण किया, राज किया हमारे ऊपर, बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट। उस समय इतने ज़्यादा राजा किंगडम वगैरह थे, तो अपने अपने राज्य को लोग जो है सेव कर रहे हैं, लेकिन पूरी एक एज ए कंट्री कोई रूल नहीं था। तो आफ्टर उससे हमला ये लर्निंग रही, और वो लर्निंग आज तक चलती है कि भाई हम सब एक हैं, भले से स्टेट वाइज अलग हैं या रिलीजन वाइज अलग है, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे तो हम वी ऑल आर इंडियन। ठीक है, द गवर्नमेंट स्टेज न्यूट्रल इन रिलीजियस मैटर्स। तो इसीलिए गवर्नमेंट किसी एक रिलीजियस मैटर को ना प्रमोट कर सकती है, ना उसको बढ़ावा दे सकती है। गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है, क्योंकि इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आने वाली सुविधाओं का, फैसिलिटीज़ का सभी को बराबर से अधिकार है। कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि नहीं, इस धर्म के लोगों को या इस जाति के लोगों को इंडिया में ये करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेटिक। अब फोर्थ पार्ट आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? इंडिया इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इंडिया जो सरकार है वो क्या है? लोगों की है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा। Every citizen has right to vote and choose their leaders. Laws and policies are made through elected representative. So elections के थ्रू यहाँ पर representative बनते हैं और वही फिर laws and policies बनाते हैं। Next आता है फिफ्थ, रिपब्लिक।
India has a head of state president who is elected, not inherited. It means the country is governed by laws, not by king or queen. तो every citizen is equal before the law. ठीक है, तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि इंडिया का एक हेड भी होगा, स्टेट जो प्रेसिडेंट है, जो उनको भी इलेक्ट करा जाता है। वो भी ऐसा नहीं कि राजा के सन जनरेशन टू जनरेशन वो पास हो रहा है। जैसा कि देखिए हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रोल था। तो ब्रिटेन में जो लंदन में जो उस समय रानी विक्टोरिया थी, तो कुछ इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया किसने, उसमें कहीं ना कहीं उनका भी कुछ इफेक्ट है। बाकी आयरलैंड से लिया गया कुछ चीज़, अमेरिका से लिया गया, सभी रूस से कुछ जो रूल्स लिए गए। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डीप में आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बट आपके कोर्स में ये नहीं है। ठीक है, तो दिस मीन्स क्या है कि वहाँ पर इफेक्ट था, तो ये डाला गया कि यहाँ पर कोई राजा का बेटा ऐसा राजा बनता जाए, ऐसा रूल यहाँ पर नहीं होगा। इंडिया का एक हेड होगा जो कि प्रेसिडेंट है, हु इज़ इलेक्टेड, जिसको भी इलेक्ट किया जाएगा। जो हम लोग सरकार बनाते हैं, फिर वो सरकार के मेंबर्स ही प्रेसिडेंट का, आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो वहाँ पर जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो उनको वोट डालते हैं। ठीक है, एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ, और हर एक नागरिक जो है वो कानून के सामने बराबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है जस्टिस। जस्टिस इन इंडिया इंक्लूड्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को जो इंडिया का सिटीजन है उसको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। एवरीवन शुड गेट फेयर ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। सभी को एक तरह फेयर ट्रीटमेंट और अपॉर्चुनिटीज, अगर अवसर है तो वो सभी के लिए है, ट्रीटमेंट है तो सभी के साथ एक जैसा है। इट एम्स टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, वेल्थ। तो इसका मेन मोटिव क्या था कि जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है कास्ट के बेसिस पर, जेंडर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे और वेल्थ के बेस पे, मतलब अमीर और गरीब, तो उसको रिमूव करने के लिए इस टर्म को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐड किया गया। जस्टिस रिफर्स टू द प्रमोशन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फेयरनेस। तो जस्टिस का मतलब बेसिकली यही है कि हर किसी के लिए न्याय। Education must strive to create a system where every child, irrespective of caste, class, gender, or religion, has access to equality education, thus ensuring social justice. तो सिंस हम सभी को पता है कि आप इंडिया में किसी भी स्कूल में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कोई इससे मतलब नहीं रखता है, रीजन तक मैटर नहीं करता है, आप कहीं भी अच्छी एजुकेशन हर किसी को पाने का पूरा अधिकार है। बाई फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, अगर वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सभी के लिए हैं, उसका बेसिस रिलीजन नहीं हो सकता, कास्ट नहीं हो सकता, और आपका एक सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं हो सकता। By fostering critical thinking, awareness, and ethical decision making, education prepares learner to stand against injustice in society. और बच्चों को जो एजुकेशन के थ्रू उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, अवेयर करना, उनके एथिकल व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ये उनको समझ पैदा करने के लिए एजुकेशन जो हमारे बच्चे हैं उनको तैयार कर रही है, जिससे कि वो समाज में हो रहे इनजस्टिस के खिलाफ भी आवाज़ उठा सकें। नेक्स्ट आता है हमारा लिबर्टी। Okay. Liberty. Citizens have the freedom of thought, expression, belief, faith and worship. तो वी ऑल नो दैट कि हमारे जो इंडिया के नागरिक हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो बहुत ही लोग अच्छी तरह से तो इस्तेमाल करते ही हैं, और गलत तरीके से भी इस्तेमाल हो जाता है, बट ठीक उनको अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की फुल फ्रीडम है। उनको जो भी बिलीफ सिस्टम उनका है वो मान सकते हैं, कहीं पर भी फेथ जैसा रखना है उसके लिए भी फ्रीडम है, वर्शिप किसी की भी पूजा करनी है वो भी फुल फ्रीडम है। लिबर्टी अलाउज पीपल टू लिव विथ डिग्निटी एंड मेक पर्सनल चॉइसेस। तो लिबर्टी का मतलब यही है कि हर किसी को अपने पर्सनल डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है और अपनी चॉइसेस को मान सकते हैं, जो भी उनकी पर्सनल चॉइसेस हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन सोसाइटी। एंड वाई इट इज़ एसेंशियल, वाई लिबर्टी इज़ एसेंशियल, क्योंकि जिससे डेवलपमेंटल हर किस इंडिविजुअल, अगर जैसे सोसाइटी में एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए लिबर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि वो आपने अब एक अगर इंसान बनेगा तो बढ़ेगा आगे, तो पूरी सोसाइटी आगे बढ़ेगी, और पूरी सोसाइटी आगे बढ़ेगी तो वो शहर, फिर स्टेट, फिर कंट्री, फिर आपने देखा पूरा कंट्री उसी तरह से डेवलप करेगा। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, guarantees freedom of thought, expressions, belief and faith. ये तो हो गया। The aim of education therefore must include the freedom to explore knowledge, freedom of opinion and freedom to develop one's identity. अब यहाँ पर एजुकेशन का एम क्या हो जाता है लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लोगों को
स्वतंत्रता है अपने आपको एक्सप्लोर करने की। आप एक्सप्लोर करें, अपने ज्ञान को, अपने ओपिनियंस को लोगों तक पहुँचाएँ, या क्या अपने ओपिनियन है उनको आप समझें, और साथ में अपनी खुद की एक आइडेंटिटी डेवलप करें। A democratic classroom environment promote dialogue, creativity and independent thinking, and therefore by upholding the spirit of liberty. अब डेमोक्रेटिक क्लासरूम का मतलब क्या है? अगेन कि क्लासरूम में कोई ऐसा नहीं है कि तुम ऊंचे, तुम नीचे, तुम इधर उधर, ऐसा कुछ नहीं। डेमोक्रेटिक क्लासरूम है, एवरीबडी इज इक्वल। ठीक है, तो वो क्लासरूम किस तरह के इन्वायरमेंट को प्रमोट करेगा? जहाँ पे डायलॉग, क्रिएटिविटी मीन्स यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, इमोशंस, एंड साथ में एक्सप्रेशंस, व्यूज, एंड ऑल्सो क्रिएटिविटी उससे जो है आपकी इंक्रीज होती है, बच्चों की इंडिपेंडेंट थिंकिंग बढ़ती है बच्चों में, और अपनी जो लिबर्टी, स्वतंत्रता पूर्वक अपने आप को जीने का, डिग्निटी के साथ जीने का जो अधिकार की भावना है, वो भी यहाँ पर जनरेट होती है। नेक्स्ट आ गया हमारा इक्वेलिटी। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड हैव इक्वल राइट्स। तो वी ऑल नो दैट कि यहाँ पर एक एक सिटीजन के लिए सेम नियम है, कानून के आगे सभी बराबर हैं, और सभी के पास इक्वल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया के किसी भी सिटीजन, सारे सिटीजन्स के लिए। और अगर कोई उनके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है तो उसके अगेंस्ट हम लोग कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, है ना। तो ये भी एक यही है इक्वालिटी। नाउ देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन और रेस। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी आर गिवन इन एजुकेशन, जॉब्स एंड पब्लिक लाइफ। तो वी ऑल नो दैट कि एजुकेशन के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप काबिल हैं तो उस अकॉर्डिंग आप जाएंगे। आप जॉब्स के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जॉब्स को कोई भी जॉब के लिए भर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सेम फॉर ऑल। पब्लिक लाइफ, आप कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, कहीं भी घर ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी जगह रहना है, इसी जगह। तो मीन्स इक्वलिटी है। Equality is a cornerstone of the Indian Constitution. Education must work to remove all form of discrimination and inequality, whether based on caste, gender, language or ability. ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल इसीलिए हो जाता है हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए, जिससे कि अगर कहीं, और साथ में इनइक्वालिटी को देखिए। अब पढ़ा लिखा हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं, अब इस तरह की कोई छुआछूत की भावना को उनको नहीं मानते हैं। कि पहले के ज़माने में क्या होता था, वो एक ट्रेडिशनल चला आ रहा है, रूढ़िवादी जिसे बोलते हैं, उस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, जिसमें समाज को कुछ एक वर्ग को कितना नीचा समझा जा रहा था। लेकिन अब सब इक्वल है, और वी ऑल नो दैट। और जो अभी आगे की जनरेशन आ रही है, उनको तो शायद ये पता भी नहीं होगा कि इस तरह की कोई चीज़ भी होती थी कि हम छुएं नहीं, हम ये नहीं करें। हाँ, उस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन पहले देखा जाता था, वो अब उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। The aim of education is to develop an egalitarian outlook where all students are treated with dignity and offer equal opportunities for learning and growth. तो egalitarian बेसिकली एक स्कूल ऑफ थॉट है, या फिलोसफिकल थॉट है, जिसमें है कि आपका सोसाइटी में एवरीवन इज इक्वल। इस थॉट के साथ आपको आगे बढ़ना है, जैसे कि स्टूडेंट्स को ट्रीटमेंट मिलता है स्कूल्स में। ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वली ट्रीटेड इन द स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड एमंग ऑल सिटीजन। फ्रेटर्निटी का एग्जैक्टली मीनिंग भाईचारे का भाव रखना है हमें अपने हर नागरिक के प्रति। इट प्रमोट्स नेशनल यूनिटी, हार्मोनियस, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो बेसिकली फ्रेटर्निटी के थ्रू प्रमोट क्या होता है? नेशनल, हमारी जो राष्ट्रीय एकता है, आपसी संभाव है, सौहार्द की भावना है, और रिस्पेक्ट हर एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो वो प्रमोट करती है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी इंश्योर्स द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी ऑफ नेशन। ओके, fraternity stands for a sense of brotherhood and unity among all citizens. Education must cultivate values such as tolerance, empathy, respect for diversity and national integration. ओके, अब एजुकेशन का फ्रेटर्निटी में क्या रोल हो सकता है कि उसको कल्टीवेट, उसको इनकरेज करे कि वो बच्चे जो हैं, अगर साथ में, देखिए जब चार लोग साथ में रहते हैं तो ऑब्वियसली आपके जो व्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपका मत अलग हो सकता है, दूसरे का मत अलग हो सकता है। तो एजुकेशन के थ्रू हमें अपने बच्चों को ये के लिए तैयार करना है कि वो उस सोसाइटी में एडजस्ट हो सकें, दूसरों के प्रति सिंपैथी रखें, एम्पैथी रखें, टॉलरेंस उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आना चाहिए। मीन्स वो दे कैन एडजस्ट। रिस्पेक्ट होनी चाहिए डाइवर्सिटी के लिए। अगर आपकी कोई अलग लैंग्वेज है, आपका कोई अलग रिलीजन है, दूसरे का कुछ अलग है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा ज़्यादा अच्छा है, आपका नहीं अच्छा। नहीं, रिस्पेक्ट, उनको सभी की रिस्पेक्ट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के लिए। ठीक है,
थ्रू कोऑपरेटिव लर्निंग, इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल प्लूरलिज्म, स्टूडेंट लर्न टू को एग्जिस्ट पीसफुली इन मल्टी कल्चरल सोसाइटी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक इंडियन सोसाइटी इज़ अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हम देख सकते हैं, ट्रेडिशंस देख सकते हैं, जितने स्टेट्स हैं उतना खाना है, उतनी वेराइटी है, उतना। तो इन सब के लिए हमारे बच्चे को एग्जैक्टली तैयार करना, एजुकेशन के थ्रू ही हम उनको तैयार करते हैं, ये सारी चीज़ें बता के, जिससे कि हमारा उनका एक सेंस ऑफ इक्वलिटी, पीसफुल एनवायरनमेंट अपनी जो इंडिया है उसके लिए तैयार करा जा सके। तो यहाँ पर आता है कंक्लूजन, दस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस ऑफ फ्रीडम, जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट ओनली आइडियल्स बट ऑल्सो द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एम्स। तो जो हमारी एजुकेशन का एम है उसके लिए भी कहीं ना कहीं गाइडिंग प्रिंसिपल्स का ये काम कर रहे हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो कहेगा उसके बेसिस पर ही हम अपनी एजुकेशन का के लिए भी एम तैयार करते हैं। The National Policy on Education and various education commissions like Kothari Commission have emphasized the importance of these constitutional values in shaping a democratic, secular, socially cohesive India. तो इंडिया कैसा आगे जाके हम अपना भविष्य कैसा होगा उस समय जब बना, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें ऐड की गई कि फिर उन चीज़ों को हम अपनी एजुकेशन में अप्लाई करते हैं। इसीलिए आप सिंपल सा एग्जांपल देखिए, जो एजुकेशन में मॉरल एजुकेशन दी जाती है, साथ में हर धर्मों के बारे में कोई ना कोई चैप्टर बताया जाता है, साथ में जो है हर ट्रेडिशन को फॉलो करने का कैसे क्या होता है वो सब बच्चों को आजकल पढ़ाया जाता है। अदर स्टेट्स के प्रोजेक्ट्स बनाने को उनको बोला जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, जिससे वो बच्चे सभी के लिए एक रिस्पेक्ट और चीज़ें समझ पाएँ। Ultimately, education must serve as an instrument for the realization of constitutional goals and preparing individuals who actively participate in the development of a just and human society. ठीक है, तो ये पूरा इसका इस तरह से कॉन्क्लूजन हो गया। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रियम्बल एंड। क्वेश्चन कैसा आता है, पूरा आपको डिस्क्राइब करने आपको आएगा प्रियम्बल और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड एम ऑफ एजुकेशन, ये पूरा एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है। तो अच्छा खासा कंटेंट यहाँ पर है। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर क्लास आपको यूजफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियोस शेयर करिए। थैंक यू सो मच।